हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी आर टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं विनय कुमार एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि कोई हवाई जहाज समुद्र के ऊपर उड़ रहा है तो वह पृथ्वी के किस हिस्से पर है, या यदि कभी आप जो है किसी जंगल पर जाएं और वहां से आपको दूर दूर तक कोई घर, मकान, सड़क दिखाई ना दे, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि हम इस समय पर किस स्थिति पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं। अगर आपको इन्हीं सब चीजों को जानना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यह वीडियो एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, ये क्या होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इसका मापन कैसे किया जा सकता है, समय का इस चैप्टर से क्या संबंध है, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सीटेट पर 2 से 3 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स भी हैं जिन्हें हम बताते चलेंगे कि आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर। यह वीडियो क्लास 2 का चैप्टर है ग्लोब। अगर आपने ग्लोब नहीं देखा तो सबसे पहले आप ग्लोब को देखिए। ये देखिए, ये ग्लोब है। क्या कुछ लिखा है इसमें? पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। क्या समझ में आया? ये जो इसके उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका मध्य का भाग है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों में चपटी है। बचपन से आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी गोल है, जबकि यहां पर क्या लिखा है? पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अगर आपने ग्लोब को अभी तक नहीं देखा है तो ग्लोब को एक बार जरूर अपने हाथ से देखिए कि वो कैसा दिखता है, कैसे घूमता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1 में इसको आप देख सकते हैं। ग्लोब जो है, एक सेकेंड, ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, ये तो केवल एक इतनी सामान्य जानकारी ग्लोब के बारे में दी गई है। अब आगे क्या कुछ दिया हुआ है इसको समझिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी चीज को हाईलाइट किया गया है उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया। यानी ग्लोब पर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? एक तो किसी देश की स्थिति देख सकते हैं, महाद्वीप कोई देख सकते हैं और महासागरों को। इन सारी चीजों को हम उनके सही आकार में देख सकते हैं। आगे क्या दिखा हुआ है? पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यह प्रश्न यह उठाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। इसे अक्ष कहते हैं। देखिए अक्ष क्या होता है? ये ग्लोब है और यहां पर ये देखिए जो सुई टाइप की है, यह इसको कहते हैं अक्ष। यानी एक अक्ष इसका ये है और ये अक्ष है। और ये जो ये है, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दोनों के ये अक्ष हैं। आगे तो अक्ष समझ में आ गया आपको? अक्ष क्या है? अक्ष के लिए आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमने अभी पहले बताया आपको। ग्लोब को
इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी कैसे घूमती है, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। मैंने बताया ना कि ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा या प्रधान यमयोत्तर जितनी भी रेखाएं हैं, वास्तविक ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर है नहीं। ये केवल पृथ्वी को सही तरीके से अध्ययन करने के लिए इंसानों द्वारा ये रेखाएं बनाई गई हैं। आगे यहां पर स्पष्ट किया गया है एनसीईआरटी द्वारा कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब वो कौन सी रेखा है, इस चीज को समझिए। इस चित्र को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर ये चित्र दिखाया गया है, ये 20 अंश उत्तरी अक्षांश, 40 अंश उत्तरी अक्षांश, 60 अंश, फिर 80 अंश और फिर ये उत्तरी ध्रुव। ये यहाँ विषुवत वृत्त है। इसी तरीके से ये 20 अंश दक्षिणी अक्षांश, 40 अंश दक्षिणी अक्षांश, फिर 60 अंश, फिर 80 अंश। ये जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेखा, ये जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर का ये जो हिस्सा है, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा से नीचे का जो भाग है, उस वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी को एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि ये 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यह जो है विभिन्न जो स्थितियां हैं उनको दर्शाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों में अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। ये जो अक्षांश है ना, हम इनको अंश कहते हैं कि 0 डिग्री 0 अंश उत्तरी ध्रुव या 0 अंश या 20 अंश उत्तरी ध्रुव, 40 अंश उत्तरी ध्रुव, तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग अंश में मापते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। मैंने अभी बताया, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इस चीज को भी आप इसको समझिएगा, क्या है, क्या कह रहा है कि दोनों तरफ, और इसके जो पृथ्वी विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। ठीक है, इसका माप होगा 360, यानी 360 को अगर हम 1/4 करेंगे तो ये 90 अंश निकल करके आता है। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये केवल आपको इतनी बात इस चित्र में यहां पर दी हुई है। आगे क्या कुछ दिया हुआ है, आगे इसको यहां से देखते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चित्र को अगर आपने ध्यान से देखा, पहले इस चित्र को समझ लीजिए। अगर आपने इस चित्र को समझ लिया तो आधे से ज्यादा प्रश्न आपके इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 0 अंश विषुवत रेखा है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी ध्रुव है, और फिर 66.5 पर उत्तरी शीत कटिबंध है, और फिर ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक, अब एक एक चीज को समझिएगा। पहले तो 3 रेखाएं समझिए। एक रेखा ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अक्षांश है और नीचे का हिस्सा ये दक्षिणी अक्षांश है। ये रेखा हमारी मकर रेखा है, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। अब ये जो बीच का कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर जो है तापमान अधिक होता है। ठीक है, अब कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त पर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इस
चीज को आपको ध्यान रखिएगा, कहां से कहां तक है ये, उत्तरी ध्रुव वृत्त से और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त का क्षेत्र उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और उत्तरी ध्रुव से वृत्त से ये उत्तर ध्रुव तक ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री से ऊपर की लाइन पर 90 अंश तक है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर मकर रेखा है, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक ये यहां तक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, फिर इसके बाद दक्षिणी शीत कटिबंध यानी कि यहां से लेकर के 66.5 से लेकर के 90 अंश तक दक्षिणी शीत कटिबंध है, यानी कि इसमें आपको 4 चीजों को ध्यान से पढ़ना है। आइए समझते हैं क्या कुछ है इसमें। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, पहले तो आपने चित्र को देख लिया, चित्र को समझ लिया, अब इसको यहां से पढ़िए। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश आपको पता चल गया है। अब आगे, अब देखिए इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि क्यों उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जरूरी है समझना। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, अगर आप उत्तरी और दक्षिणी नहीं समझ पाएंगे तो शायद जो है एक ही स्थिति पे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसको देखिए। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण इस तरीके से अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे। देखो 2 जगह है, एक है मान लीजिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में एक जगह है बोलो जोंटे, ठीक है, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये उत्तरी अक्षांश पर है कि दक्षिणी अक्षांश पर है, इसलिए ही इन चीजों को जो है लिखा जाता है उसके आगे कि ये उत्तरी में है कि ये दक्षिणी में। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है, यानी चंद्रपुर यहां पर 20 अंश उत्तर में है, तो ये 0 से 20 अंश उत्तर की ओर चलेंगे, लगभग यहां आ जाएगा। अभी देशांतर की बात नहीं की जा रही, अभी केवल अक्षांश रेखाओं की बात की जा रही है। अभी देशांतरों को समझ पे आएंगे तो एग्जैक्ट स्थिति समझ में आ जाएगी कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है और कितने देशांतर से कितने देशांतर है। हम सब कुछ इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो है किस जगह पर खड़े हैं। आप जीपीएफ निकालते हैं, जीपीएफ में भी तुरंत लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आता है कि फोटो क्लिक करते हैं, उसमें तुरंत दिख जाता है कि इतने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर आपने ये फोटो क्लिक की है, ठीक है। इसी तरीके से हम पृथ्वी के अनेक हिस्सों पर ये चीजें हम जो है समझ सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में जो हॉरिजॉन्टो है वे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर उत्तर में है और हॉरिजॉन्टो जो है ये दक्षिण में है स्थित है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत, अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन इसको मैंने बिल्कुल रेड पे किया है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। यहां क्वेश्चन बनता है कि अक्षांशों का आकार बराबर रहता है, अक्षांशों का आकार बढ़ता है, अक्षांशों का आकार घटता है, अक्षांशों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे 4 महत्वपूर्ण जो है रेखाओं के बारे में और दिया हुआ है, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। देखिए विषुवत वृत्त 0, उत्तर ध्रुव 90 अंश तथा दक्षिण ध्रुव 90 अंश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्या लिखा, रेखाएं और भी हैं, ये हैं इस प्रकार से मैंने अभी बता दिया आपको। चित्र को देख लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, फिर विषुवत वृत्त 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण वृत्त। ये चारों चीजों को हमने ऊपर वाले चित्र में बताया है। इन चीज को आपको ध्यान रखना है, मैंने इनको अलग अलग कलर से किया हुआ है ताकि आप याद रख सके कितने अक्षांश पर कौन सा वृत्त जो है पृथ्वी को काटता है, क्योंकि यहीं से तापमान और अन्य चीजों का भी निर्धारण होता है, ठीक है। अब
आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, देखिए यहां पर एक चित्र और आपको देखिएगा, ये टॉर्च जो है सीधी, यहां पर सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, और यहां पर क्या है, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। ये चित्र क्यों दिखाए गए हैं, इनको अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा हम जो है इसको आपको आगे समझाएंगे कि ये क्यों चित्र दिखाई देगा। दरअसल ये सूर्य की चीजों को बताया गया है कि अगर सूर्य जो है सीधा पड़ेगा जिस क्षेत्र में, तो वहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, और अगर जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहां का तापमान कम होगा, वहां पर ठंडा होगा, और यहां जहां पर सीधे तापमान पड़ेगा, सीधे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहां का तापमान अधिक होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग इन चीजों को और देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, और यहां पर ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। बस यहीं से लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जो है उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक बीच पे है। आगे क्या लिखा हुआ है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, जैसा कि हमने इस चित्र पर देखा था, तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान ठंडा रहता है। जहां पर सीधी किरणें पड़ती हैं वहां का तापमान ज्यादा गर्म रहता है। आगे क्या दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत गठबंध कहा गया है। हम फिर से फिगर देख लीजिए, शीत गठबंध वाले क्षेत्र को, 4 क्षेत्रों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। इन्हीं चारों क्षेत्रों से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखिए, और सारे सवाल आपके अपने आप सही हो जाएंगे। अब देखिए इस चित्र को देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देशांतर क्या है, यहां पर देशांतर के बारे में देखिए। ये जो लाइनें दी हुई हैं, इनको लंबी लंबी लाइनें, ये जो है क्या है, लैटिट्यूड्स है या लॉन्गिट्यूड्स है, अक्षांश है या देशांतर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो लाइनें हैं वो है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब देखिए ये जीरो, इसको हम लोग प्रधान यमयोत्तर रेखा कहते हैं, जीरो। और फिर आप इस तरफ जाएंगे पश्चिम में तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, इस तरफ आएंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीज को हम लोग विस्तार से समझते हैं एक एक पॉइंट्स को, क्योंकि यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं, ठीक। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यक होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। देखिए सिर्फ अक्षांश अकेले से स्थिति नहीं पता चल पाएगी, इसलिए अक्षांश के साथ साथ हमें देशांतर की भी आवश्यकता होती है, तभी हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर पाते हैं। ये चीज यहां पर बताया गया है कि जो टोंगा है, टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है टोंगा द्वीप कितने अक्षांश पर है, या हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप कितने अक्षांश पर है। ऐसे ही तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं चीजों को आपको नोट करते चलना है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को
दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थितियों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमयोत्तर कहते हैं, यानी कि ये जो रेखाएं होती हैं ये देशांतरीय यमयोत्तर रेखाएं या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। यहां से भी बचेगा, क्वेश्चन बनेगा कि ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर उनकी दूरी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, मैंने इस चीज को भी हाईलाइट किया हुआ है बिल्कुल रेड कलर से, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाएं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे। जहां सभी देशांतरीय यमयोत्तर आपस में मिलते हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो जाते हैं, ध्रुवों में शून्य हो जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमयोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच या कहीं कहीं लिखा होता है ग्रीनविच लिखा होता है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। कहां पर स्थित है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। अब देखिए इस चित्र को, देखिए इस चित्र को, पहले आपको ये चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर ये 0 डिग्री यमयोत्तर रेखा को दिखाया गया है, प्रधान यमयोत्तर ये 0 डिग्री है। इसके इधर वाली लाइनों को हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं और इन लाइनों को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं। और ये लाइनें इसी तरीके से देखिए अक्षांश रेखाएं, ये लाइनें, ये पूरे चित्र ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइनें क्या कहलाती हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये लाइन अक्षांश रेखा हो गई, और ये जो पड़ी हुई लाइन है ऐसे ये लाइनें हैं, ये लाइनें कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब इस चित्र को और ध्यान से समझते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ चलिए, अब देखिए क्या हुआ, देखते हैं, इसमें थोड़ा सा वीडियो कट रहा होगा। हाँ देखिए क्या हुआ, यहां पर ये राजकीय एक तो यहीं से क्वेश्चन आपको इसको ध्यान रखना है कि तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री पर प्रमुख यमयोत्तर रेखा है। यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक की गणना, अब यहां से 180 पूर्व, ठीक है, ये पूर्व हो गई, और 180 पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान हिस्सों पर बांटते हैं, यानी कि ये वाली 0 और इसके पीछे वाली हो जाएगी वो 180, पृथ्वी को 2 गोलार्धों पर बांटती है, और इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि पश्चिम वाला हिस्सा ये पीछे का, यहां से लेकर के ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कुछ दिया हुआ है, यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, 180 पूर्वी और पश्चिमी एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहां पर रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि एक जो है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्या कुछ है, इसको पूरा ग्रिड को समझ लेते हैं। ग्रिड क्या है यहां पर, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये ग्रिड बनाया गया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश देशांतर में स्थित है। अब उस स्थान को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती, यानी कि अगर आपको देखिए 26 अंश अक्षांश रेखा भी पता चल गई, 90 अंश पूर्वी देशांतर, उत्तर और पूर्वी को ध्यान रखिएगा। पूर्वी देशांतर ये क्या है, ये पूर्वी देशांतर। अब अगर मान लीजिए हम ये 0 अंश है, 0 से कहां पर चले हम, 90 अंश पूर्वी देशांतर, यानी यहां पर ये, यहां से हम लोग इस लाइन को समझिएगा,
देखिए यहाँ पे ये एक लाइन 2 3 4 होते हुए यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए एक लाइन आ जाएगी 90 अंश पूर्वी देशांतर, ये लाइन हो गई हमारी 90 अंश। और अक्षांश 26 अंश। अब जीरो के ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर कहीं, तो जो अफम की स्थिति आएगी वो लगभग कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये जो धुबरी की स्थिति यहाँ पर दिखाया गया है। आगे क्या कुछ कहता है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा उत्तरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा अंगा अक्षरों से व्यक्त करिए। ये बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो इसको आप पूरा रीड कर लीजिएगा तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए इस फिगर को भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर, क्योंकि आप जब भी ग्लोब को देखेंगे तो ये हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा। और ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये जो है ग्रीनिच यहाँ से 0 डिग्री लिया हो। अब देखिए यहाँ पर जब चलेंगे पूर्वी की तरफ तो ये +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे होता जाएगा, और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से चला जाएगा। और यही जो +1 +2 है ये समय का विभाजन करता है, समय को दर्शाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समय के बारे में और अन्य चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, वीडियो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा कितना बचा हुआ है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको जो है, हाँ चलिए बहुत नहीं है, थोड़े में कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए अब देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय को मापने, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि परछाई को आप देखेंगे कि जो है वो दोपहर के समय जो है छोटी हो जाती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी दिखाई देती है। आगे क्या दिया हुआ है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक है, अब ये प्रमुख यमयोत्तर कहाँ पर है, प्रमुख यमयोत्तर ये रेखा है, यानी कि यहाँ पर जब दोपहर का सूर्य क्या होगा, प्रमुख यमयोत्तर पे जो है क्या दिखाया गया, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमयोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक है, यानी कि जब सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर होगा तो यहां पर इस चित्र में आप देखेंगे, इस चित्र में हम दोपहर होगा सभी जगह, जहां जहां पर ये स्थिति आएगी ये यहां पर दोपहर होगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस चीज को आप बहुत आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चूंकि मैं यहाँ पर अब रोकना चाहूंगा, इसको हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।